गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि अब वहां खाम तेल जिसे काला सोना कहते हैं उसकी धार भी बहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के ज़रखाइज़ निकले हैं, जिसे वहां से निकालने के लिए ONGC ने ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जितनी बड़ी ये खबर है, भारत को इसका उतना ही बड़ा फ़ायदा है। भारत को अब दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे नहीं खर्चना पड़ेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और वहां पे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस पे सिंपल तो पहले तो लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कि हम इन चीज़ों में जो है क्यों पीछे रह गए हुए हैं। हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है, आई गेस के मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को पता होगा कि वहाँ ईरान के साथ बॉर्डर लगता है और हमारा वहाँ पे भी काफ़ी रिज़र्व्स हो सकते हैं ऑयल के। और पहले भी इस हवाले से जो है वो लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे काफ़ी ऑयल रिज़र्व्स निकल सकते हैं। हमारा क्यों जो है ये इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। सेकेंडली जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की है कि अब वहाँ से जो है वो ऑयल निकालने लगे हैं। अब बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत वो रशिया से भी अभी ऑयल ख़रीद रहे हैं, ईरान से भी वो ख़रीद रहे हैं और साथ में उनका अपना भी निकल रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ बॉर्डर होते हुए भी ना हम उनसे नेचुरल गैस ले पा रहे हैं, ना हम उनसे ऑयल का कोई फ़ायदा ले पा रहे हैं। हमारा सारा ऑयल जो है वो डॉलर बेस पे ही चल रहा है, सऊदीया से ही आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि अब हमें भी जो है अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जो हमारी हैं, बेसिकली जो हमारी ज़मीन पे हैं, उनके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। हमें भी वहाँ से अपने रिज़र्व जो हैं उनको निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। कब तक हम ये 250-300 तक पेट्रोल देते रहेंगे? और सर दूसरे ममालिक से लेते हैं कि अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने इंडिया को बोला था कि भाई आपने रशिया से जो है वो खाम तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अब आप ये देखें कि आपने बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक हमने बलूचिस्तान से वो फ़ायदे लिए ही नहीं जो हम ले सकते थे। बलूचिस्तान में आज भी जो है नफरतों की आग जो है वो जल रही है, जिसकी वजह से हम जो है कई दहाइयाँ पीछे रह गए हैं। इस पे सिंपल यही है कि जो आपने बताया है ना कि इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी, उसकी हम वजह भी तो देखें ना, क्यों वो दे पाया वो शटअप कॉल। पहले आप कहेंगे कि जी वो एटमी ताकत है, हम भी भजन एटमी ताकत है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो डेमोक्रेटिक जो उनका पूरा एक जो रूल एंड लॉ है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। चाहे अभी हम इस पे बहस कर सकते हैं कि मोदी की इतनी देर तक हुकूमत रही, करप्शन है, व्हाट्सोएवर जो भी है, लेकिन अभी भी उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वैसे ही हैं। वो पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी यही है कि हम पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखें, सेकेंडली हम अभी जो है पाकिस्तान के अंदर जो आपने सेकंड बहुत अच्छी बात की कि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है और हम उस सोने की चिड़िया के साथ क्या रहे हैं। हम उस सोने की चिड़िया को चाह रहे हैं कि हम मार ही दें उसको। अभी हमारे लिए हमें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है वो उभारना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, फिर ही ये कौम जो है वो आगे कुछ कर सकती है। अगर हम अभी भी सिर्फ अमेरिका के ही उसके रूल्स उसके कि जी अमेरिका का एलाए पाकिस्तान का एलाए या USA हमारे लिए कर क्या रहा है, वो सिर्फ एक छोटी सी आपको मंथली या सालाना इमदाद मिल जाती है, आप उस पर खुश हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क के साथ वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल ये देखिए ना कि यूपी से जो खाम तेल निकला है इससे यूपी को कितना फायदा होगा। सबसे पहली बात, वहाँ के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। फिर यूपी के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अगर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप देख लें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ जाएगी। फिर डेफिनेटली इंडिया जो बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल रशिया से खरीद रहा था, ईरान इराक से ले रहा था, उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी देखें इंडिया हर चीज़ तो अपने मुल्क में बना रहा है सिवाय नेचुरल गैस के और खाम तेल के जो वो दूसरे ममालिक से लेता था। अगर ये रिजर्व बहुत ज्यादा हुए तो इंडिया को इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली इसके ऊपर एक और बात है कि वहाँ के जो ऑयल रिजर्व निकल रहे हैं उनको एक और बेनिफिट ये है कि जो मुकेश अंबानी है उनकी खुद की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जिसमें वो
वो ऑयल रिफाइन कर रहे हैं। अब उनको कोई बाहर से कंपनी भी नहीं चाहिए कि जिसको वो आम जुबान में कहें कि जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट या ठेका दे कि जी आप इसमें से 25% रख लें और बाकी हमें दे दें। हमारे साथ हुआ था ना कि जब कहा जा रहा था कि हम रशिया से खाम तेल ले रहे हैं तो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज नहीं थी, तो कहा जा रहा था कि हम इस ऑयल को जो है वो इंडिया से रिफाइन करवाएंगे क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिफाइनरीज हैं और हमारे पास नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है। मेरा तो यही है, अभी भी मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस हवाले से। और ऑयल रिफाइनिंग कंपनी बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े ही आम से पैसों में ये बन जाती है। और हमारे पास एरियाज़ भी ऐसे ऐसे हैं कि जहाँ पे बड़े इजीली ये बन सकती है और हम खाम तेल को मंगवा के खुद रिफाइन करके उसको एक थोड़ी कीमत पे पाकिस्तानी अवाम को सेल कर सकते हैं, जिससे कि इसी चीज़ से गैस और ख़ाम तेल से ही प्राइसेस अप जाती हैं, इसी से इन्फ्लेशन होती है और इसी से ही चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, इसी से आपके पैसे का जो है की वो वजह से जो है हम और इसी से ही घटती उनके है। ऊपर काम नहीं ये कर दो सकते। चीज़ें हैं हम जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली मैं हम लोग पिछले दिनों एक खबर निकली थी, इमरान कर्ज लेने खान के साहब के आदी हो दौरे चुके हैं, डेप्ट लेने के आदी हो चुके हैं और वो कहते हैं कि बेगर कान भी चूजर। तो हमारा सैंक्शंस तो अमेरिका ने इंडिया पे भी लगाने की कोशिश की, इंडिया तो अमेरिका के दबाव में नहीं आया, हम क्यों आ जाते हैं हमेशा? देखे जी, जो ये सारी दुनिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको हम देखते हैं इकॉनमी के उसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स और इकॉनमी एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इंडिया की पॉलिटिक्स है, इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो इसलिए स्ट्रांग है कि इंडिया चाइना के बाद दूसरी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद, और उसके साथ साथ इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी जो है वो इकॉनमी है। उन्होंने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाना वो अमेरिका के लिए भी जो है वो उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी फिर इन रिटर्न उनके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट करता है, आईटी के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो उनको एक्सपोर्ट करता है। तो वो फिर चाइना के लिए भी चाइना के लिए अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए उसमें मसला खड़ा कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि वो इन रिएक्शन कुछ ना कुछ करेंगे। और लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान की तरफ, तो हमारी इकानमी उस सिचुएशन में नहीं है। हम तो अभी रिसेंटली हम लोग डिफ़ॉल्ट के उससे निकले हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो हमारी इकानमी तो अभी श्रिंक हुई है और हम इकानमी इतनी स्टेबल नहीं है। तो हम इकोनॉमी तब स्टेबल होती है जब आप एक तो अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आएं, दूसरा अपने आप जो है ट्रेड बढ़ाएं और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। देखें 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया कहां से कहां निकल गया और आज हम कहां पे खड़े हुए हैं। हम जो है ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक सियासतदान ने ये किया, दूसरे ने वो किया, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? हमें ना कहीं तो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए। देखिए जी, सबसे जो बड़ी अहम चीज़ है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि एक जाके गोद में बैठ जाते हैं और बाकी एक दूसरे के फिर टांगे खींचने लग जाते हैं। उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है हमेशा एक कियास में रहा। आप देखें इंडिया का, आप देखें वो एक जमहूरी मुल्क है, वो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी अभी तक 1947 से लेकर 2024 तक 77 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया, अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो हमारी तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। तो इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर आई है, ये उनका तीसरा टेन्योर है और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। बिल्कुल यही बात है आपकी। देखिए डेमोक्रेसी के एक बहुत अहम डिफिनीशन है, हम सब उसको पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, के आवाम से है और आवाम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो आवाम के लिए नहीं होती, वो जो चंद गिने चुने जो 5-6% इस मुल्क की इलीट है, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है वो इलीट्स के लिए होती है। तो हमारा मुल्क बदकिस्मती से एक इलीट सर्विंग कंट्री बन चुकी है कि यहाँ पे जो वो 5-6% इलीट है सिर्फ उनको सर्व किया जाता है, और वो इदारे जो इलीट को सर्व करते हैं वो इदारे इस मुल्क में ठीक है, बाकी कोई इदारा अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ठीक नहीं है। उसके साथ अगर हम मुकाबले में इंडिया को देखें तो इंडिया में वहाँ पे वो आवाम को तरक्की दे रहे हैं, वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं। वो जिन नुमाइंदों को आवाम ने वोट दिया वो नुमाइंदे फिर उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते, तो हम देखते हैं कि वो कितनी स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। देखें कि यूपी में ये जो ऑयल रिजर्व निकले हैं इसका फायदा भी इंडिया की आवाम को। आप देखें कि यूपी के जो लोग हैं उनको रोजगार के मौके मिलेंगे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी और डेफिनेटली जो है इंडिया का इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इंडिया जो है आप देखें कि खाम तेल के लिए हमेशा रशिया की तरफ, ईरान, इराक की तरफ देखता था, अब इंडिया की कई हद तक जरूरत इंडिया खुद पूरी कर लेगा। और बहुत सारी आप देखें कि चीजें ऐसी हैं कि इंडिया जो है इलेक्ट्रिक कार्स पर आ गया है, उस तरह उनके मुल्क में पेट्रोल और डीजल का यूज भी नहीं रहा।
बिल्कुल यही बात है। हम देखते हैं कि इंडिया का हम आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ गया है और इंडिया की तरक्की हम एक तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने जो है वो सऊदीया एक ऑयल कंपनी है अरामको उसके नाम से, वो पाकिस्तान में आई है और वहाँ पे उन्होंने अपनी रिफाइनरीज वगैरह लगाई है। अब उनको भी पता चल गया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ऑयल का वो सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया को पता चल गया, क्योंकि वेस्ट को और अमेरिकन कंट्रीज़ को जो है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता था। अब वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या अमेरिकन जो कंट्रीज़ है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब वो जो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ ला के वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वही है कि हम लोग इम्पोर्ट के आदी हो चुके हैं, हम लोग भीख के आदी हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वेरी सैडली ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग जो है वो हम हमेशा कशकोल लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है जी, मैं एक चीज़ इधर पॉइंट आउट करूँगा और आपके तवज्जुह से ये आपने दिखाना भी है कि हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो इस मुल्क की 65% जो आबादी वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की अगर हम हालत देखें तो नौजवानों को रिप्रेजेंटेशन के लिए इधर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि नौजवान वहाँ पे आके वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सके, वो अपनी हुकूक की बात कर सके, वो अपनी बात कर सके। नौजवानों को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। जब आप एक मुल्क की 65% आबादी को आप साइडलाइन कर दें तो आप कैसे इस मुल्क से तरक्की की तवक्को रख सकते हैं? वो बिल्कुल वो हमेशा वो डिफ़ॉल्ट होगा, उसकी यही हालत होगी। उधर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी होगी, उधर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी होगी, उधर सोशल अनस्टेबिलिटी होगी। तो जब तक हम यूथ को नए मौके नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को फ्रंट फुट पे नहीं लेकर आएंगे, देखें यूथ इज़ नॉट फॉर कि आप यूथ को सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ करें कि आप अपने सियासी जलसे जुलूसों में आप यूथ को आगे कर दे और आप उन बेचारों को मार दे। कि कभी आप कोई आके वोट को इज्जत दो का नारा लगाते तो यूथ उसके पीछे लग जाती है, कोई आके मजहब का नारा लगा देते तो यूथ उसके पीछे लग जाती है, कोई आके जो है वो हकीकी आज़ादी तब्दीली का नारा लगा देते यूथ उसके पीछे लग जाती है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप यूथ को जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में आप इस मुल्क के जो काम चल रहा है उसमें आप उनको एक सिस्टमेटिक वे में आप देखिए आधी से ज्यादा यूथ तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है और बाकी जाने की तैयारी कर रही है ना। देखिए बिल्कुल यही बात है ना, यूथ क्यों मुल्क को छोड़ के जा रही है? एक जो है ना इस मुल्क में यूथ के और जो स्टेट है और यूथ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। और यूथ और स्टेट के बीच में जो है ना यूथ के अंदर एक मायूसी फैली हुई है। उस मायूसी की वजह से कि देखे लोग यूथ स्टूडेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके पास उसके आगे कोई फर्दर वे ही नहीं होता कि वो आप करे तो करे क्या इस मुल्क में। तो उसकी वजह से फिर वो वहाँ पे जाके बाहर मुल्क में जाके वो वहाँ पे जो है वो वॉशरूम अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े अच्छे जॉब्स भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ऑड जॉब्स करते हैं वहाँ पे जाके। तो उन ऑड जॉब्स के लिए लोग जाते हैं अपने मुल्क छोड़ के, लेकिन पाकिस्तान में उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी न हो, जब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वो मायूसी बढ़ती जा रही है। उस मायूसी की वजह से हर साल जो हमारे मुल्क से हम देखते हैं कि यहाँ से 5 से 6 लाख जो नौजवान है अब 2024 में जो है नियरली कोई 7 लाख तक 8 लाख तक जो है वो यूथ जो है वो इस मुल्क को छोड़ के चले गए बाहर बेशतर ममालिक में। और वहाँ के अब देखिए UAE जैसी कंट्री जो है वो आके इतना जो है हमारे यहाँ से माइग्रेशन हो रही थी कि उन्होंने UAE ने भी पाकिस्तान के ऊपर वीज़े बंद कर दिए। अब हमारी ये कंडीशन आ गई डिप्लोमेटिकली। अगर हम अपने पासपोर्ट को देखें तो दुनिया में दूसरी तीसरी नंबर पे वर्स्ट तरीन अफगानिस्तान के बाद और सीरिया के बाद हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट है वो वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। तो देखे हमें हर महाज पे जो है वो इकनॉमिकली भी, वो सोशली भी एंड वो डिप्लोमेटिकली भी हमें हमारे जो रियासत के लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी है, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इन सब को मिल बैठ के इनको एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि उसमें इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को वो है जो है वो अपने साथ लेके चले और ये सारे मिल बैठ के जो है मुल्क के फैसले करे जो कि इस मुल्क की आवाम के लिए और ना कि कुछ गिने चुने जो है वो एलीट्स के लिए। और उसमें सबसे जो अहम चीज़ है जो मैंने पहले पॉइंट आउट नोट की कि यूथ के जो एंगेजमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक यूथ की एंगेजमेंट नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क तरक्की करेगा या पलेगा फूलेगा। तेल का सऊदी अरब देख लें, UAE देख लें, इसके अलावा और भी कंट्री लाइक कतर है। कतर तो गैस ज़्यादा करता है तो उनसे बहुत बेनिफिट होता है। उससे ये है कि आप देख लें पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ हैं, अगर पाकिस्तान से तेल निकल आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इंडिया की जो वैसे भी इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो तेल निकलने से मे बी और बेटर होगी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और यूपी का इलाका कोई छोटा इलाका नहीं है, काफ़ी बड़ा इलाका है,
उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा इलाका है, तो मे भी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंडिया की। वहाँ के लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल जब निकला है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो डिफरेंट ममालिक से जो है ऑयल खरीदता है वो इंडिया को ना लेना पड़े। सारी सी बात है, हो सकता है वो इंडिया को ना लेना पड़े, लेकिन नेक्स्ट ये तकरीबन 50-100-60 साल जो ना तेल पे वैसी गाड़ियाँ चलनी ख़त्म हो जानी है, आपको तो पता है। लेकिन ये है कि 50 साल भी अगर चल जाए तो